ऑल ओके। चलो अब कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं तब क्लियरिटी आएगी। ठीक है, फाइंड आउट बेंडिंग स्ट्रेस एट ए बी सी पॉइंट। और डी पॉइंट, डी भी ले लो। इन 4 पॉइंटों पे बेंडिंग स्ट्रेस बतानी है आपको। 3 मिनट दे रहा हूं, जल्दी से अटेम्प्ट करो। थ्री डी नहीं बना है, 2D बना है। अब फॉर्मूले को लगाना सीखते हैं। न्यूट्रल प्लेन बना है, सोचो न्यूट्रल प्लेन का ये हिस्सा यहां नजर आएगा और न्यूट्रल प्लेन का जो हिस्सा हमें नजर आएगा उसी को कहते हैं न्यूट्रल एक्सिस। तो आई एन ए तो मैंने पहले ही लिख दिया, बी डी क्यूब बाई 12 यूज होगा। आई एन ए तो मैंने पहले ही लिख दिया कि बी डी क्यूब बाई 12 यूज होगा। कितनी बात क्लियर हुई? ठीक है, अब सुनो आगे की बात। अब सुनो आगे की बात। आगे की बात है, अब हम निकालना चाह रहे हैं स्ट्रेस एट ए से शुरू करते हैं। बेंडिंग स्ट्रेस एट ए, फॉर्मूला लगाना सीख रहे हैं, ध्यान देना आप। मतलब मोमेंट लेना है ए का, वाई लेना है ए का और आई एन ए लेना है ए वाले क्रॉस सेक्शन का। ए का जो क्रॉस सेक्शन है वहां का आई एन ए। खैर पूरे का क्रॉस सेक्शन सेम ही है तो हर जगह का आई सेम ही होगा। मैं डेटा भरता हूं। मोमेंट एट ए सारे राइट के जोड़ दो तो एम ही है। इस तरह से बेंड हुआ नीचे तो ऊपर वाले टेंशन में होंगे, नीचे वाले कंप्रेशन में होंगे।
अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन बना भी दूं तो देखो ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कहीं का भी डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हो वैसे, ये ए का भी होगा, बी पे भी यही होगा, सी पे भी यही होगा, मतलब हर जगह यही तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होगा क्रॉस सेक्शन पे। अच्छा, मोमेंट एट ए तो एम है, ए वाई ए क्या है, वाई ए समझो न्यूट्रल प्लेन से ए पॉइंट की दूरी, देखो पढ़ो वही लिखा है, न्यूट्रल प्लेन से ए पॉइंट की दूरी। तो न्यूट्रल प्लेन आप चाहो तो यहां बना सकते हो न्यूट्रल एक्सिस, यहां भी बना सकते हो न्यूट्रल एक्सिस। तो ए की दूरी यहां से प्लेन से लेनी, 3D तो सोचना पड़ेगा, एग्जाम वाला थोड़ा बना के देगा। तो क्या ये दूरी नहीं दिख रही है आपको, कितनी है बेटा, d/2, तो y ये हो गया d/2 और in हो गया BD³/12 और साइन हो गया टेंसाइल। पहला आंसर हो गया 6m/BD² प्लस में। मैं आंसर करता हूं बी के स्ट्रेस का, बहुत आराम से। मोमेंट m है, अच्छा बी की भी डिस्टेंस YB भी d/2 ही है, बी की दूरी न्यूट्रल प्लेन से, YB भी d/2 ही है, और INA बी वाले क्रॉस सेक्शन का भी वही होगा, कितना, BD³/12। नेचर कंप्रेसिव होगा, आंसर फिर से 6m/BD² ही होगा, लेकिन कंप्रेसिव होगा। देख लो, मैं लगा रहा हूं भाई, पहला क्वेश्चन है इसलिए सीख लो। मैं सी पॉइंट की स्ट्रेस बताता हूं, मैंने देख लिया 0, क्योंकि सी पॉइंट की दूरी न्यूट्रल प्लेन या न्यूट्रल एक्सिस से, प्लेन या एक्सिस से दूरी तो सेम ही आएगी, मुझे साफ साफ दिख गया कि YC 0 है, तो स्ट्रेस भी 0 होगी। डी पे बताते हैं, तो हम भरेंगे मोमेंट एट डी YD का और INA डी वाले क्रॉस सेक्शन का। खैर क्रॉस सेक्शन तो हर जगह का ही सेम है। मोमेंट तो m है, YD देखो, YD डी की दूरी न्यूट्रल प्लेन से d/4 है, और डी वाले क्रॉस सेक्शन, अब तो डी पे जो क्रॉस सेक्शन होगा, पूरा क्रॉस सेक्शन, वो तो ऐसा ही दिखेगा, तो I भी वही होगा जो था। तो ये बचेगा हमारा 3m/BD², और देखो इस लाइन के ऊपर है तो टेंसाइल होगा, हाँ मैक्सिमम नहीं होगा, मैक्सिमम तो सबसे ऊपर होगा क्योंकि वहां का y मैक्स है, लेकिन होगा तो ये टेंसाइल, या प्लस लगा दो या T लिख दिया करो। देख लो, नोट कर लो, कोई डाउट हो तो पूछो। अगला क्वेश्चन मैं आपसे करवाता हूं। अरे सीख पाए कुछ की नहीं? बहुत अच्छे अभिषेक, सारे आंसर करेक्ट है। तुलवीन तुम्हारे आंसर,
नीचे है ना ये बी पॉइंट इस लाइन के, तो इस तरह से बेंड करोगे तो ऊपर वाली चीजें कंप्रेस होती हैं, ऊपर वाले फाइबर, नीचे वाले फाइबर सॉरी ऊपर वाले टेंस होते हैं, नीचे वाले फाइबर कंप्रेस होते हैं। तो जो पॉइंट इस लाइन के नीचे होगा कंप्रेस, ऊपर टेंस, लाइन पे ही होगा 0। चलो 2 क्वेश्चन और करो जल्दी से। सॉरी भाई माइक गिर गया था। यस विशाल साहू, किसी भी पॉइंट का मूवमेंट उसके राइट के सारे मूवमेंट जोड़ दिया करो। अगला क्वेश्चन करो, अब सही करना आप। करें जल्दी से, और आप कर ले गए तो काफी एक्सपर्ट हो गए। और फिर एक और कराता हूं कॉन्सेप्ट क्लियर। बेंडिंग चैप्टर तो हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में, तब पता फॉर्मूले ड्राइव करेंगे, अजम्पशंस लिखेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे। सोचो मैं पहले से ही ये सब लगाना आता होगा तो कितना आसान हो जाएगा वो चैप्टर पढ़ना। तो अभी हम ये सब चीजें बेसिक में कवर कर रहे हैं, फिर एक बार जब आएगा तो फिर हम और डीप में जाएंगे, कैसे अजम्पशन लिया, कैसे फॉर्मूले आए, ऑब्जेक्टिव में जो आता है। आपका रिवीजन भी हो जाया करेगा। क्रॉस सेक्शन बना लो, सी का क्रॉस सेक्शन बना लो। जब तक आप एक्सपर्ट नहीं हो जाते ऐसे ही किया करो। सी पॉइंट यहां लाई कर रहा है, ए का भी क्रॉस सेक्शन बना लो। ए पॉइंट यहां लाई कर रहा है, ठीक है। ये तीनों के क्रॉस सेक्शन मैंने अलग अलग बना दिए। खैर तीनों के क्रॉस सेक्शन है तो सेम ही बीडी, लेकिन फिर भी आपके समझने के लिए अलग अलग बना लिए। उसकी वजह समझो, उसकी वजह ये है कि अगर मैं कहूं बी पे मूवमेंट कितना है तो राइट के सारे जोड़ो, तो बी पे मूवमेंट है एम, नीचे वाला क्लॉक वाला। अगर मैं कहूं सी पे मूवमेंट क्या है तो ये 3m लगा है, ये m लगा है, तो सी वाले क्रॉस सेक्शन में मूवमेंट है ऊपर 2m, और ए वाले पे भी मूवमेंट है ऊपर 2m। ऐसे किया करो। मूवमेंट अलग अलग जगह अलग अलग है इस बार।
यहां देख लो, अलग अलग क्रॉस सेक्शन पे मोमेंट, यहाँ m है b पे, यहाँ ऊपर 2m है, यहाँ ऊपर 2m है। मतलब सोचो, जब b वाला क्रॉस सेक्शन बेंड होगा तो न्यूट्रल एक्सिस ये होगी, यहाँ भी न्यूट्रल एक्सिस ये होगी, और यहाँ भी न्यूट्रल एक्सिस तो वही होगी। पर पता है एक अंतर होगा, बहुत जबरदस्त अंतर होगा। यहाँ पे नीचे वाले कंप्रेस होंगे, ऊपर वाले टेंस होंगे, पर इस जगह पे न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर वाले कंप्रेस, भाई ऐसे हो गया ना नेट बेंडिंग मूवमेंट, तो यहाँ पे ऊपर वाले कंप्रेस होंगे, नीचे वाले टेंस होंगे। साइन का फर्क आएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये, 20 नंबर से कम नहीं आएगा एग्जाम में। आंसर करते हैं, सिग्मा बेंडिंग बी का आंसर करते हैं। मोमेंट है m, दूरी है d/2, i तो दिख गया होगा, i है BD³/12, नीचे है कंप्रेस, तो b का आंसर हो गया 6m/BD² कंप्रेसिव। हाँ, C की स्ट्रेस बताता हूं। बेंडिंग मोमेंट है 2m, I वही होगा BD³/12, और दूरी न्यूट्रल प्लेन से, ये दूरी d/4। लेकिन माय डियर कमाल की बात है, साइन कमाल की बात है, ये न्यूट्रल एक्सिस के नीचे लाई कर रहा है, ये ऐसे बेंड हो रहा है, तो ऊपर वाले कंप्रेस, नीचे वाले टेंस, तो टेंशन होगा यहाँ पे। यही ज्यादातर लोगों की गलती हुई होगी, अगर हुई होगी, अगर आपने सही किया तो बहुत अच्छी बात है। तो ये आंसर आएगा 6m/BD² प्लस में। ए के लिए आंसर करते हैं। बेंडिंग मोमेंट 2m, ए पे कंप्रेसिव स्ट्रेस आएंगी, दूरी होगी d/2 BD³/12 कंप्रेसिव। सो फाइनल आंसर होगा 12m/BD²। नेचर होगा कंप्रेसिव। देख लो, अगर ये समझ गए ना तो बहुत बड़ा तीर मार लिया हम लोगों ने, मतलब लोगों की हालत खराब हो जाएगी अच्छों की इसको करने में। पर तुम काफी कुछ सीख गए हो, अगर आ गया समझ में तो। ये प्लस माइनस समझ गए तो हो गया काम, समझ लो, एक्सपर्ट बन गए हैं आप। विकास, मूवमेंट में प्लस माइनस मत लगाया करो, मूवमेंट से आने वाली स्ट्रेसेस में प्लस माइनस लगाया करो, तभी मैं मूवमेंट के साइन पे ज्यादा बात नहीं करता हूं। क्लियर? एक और क्वेश्चन करो फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो, पहले कुछ लोग लिख रहे हैं, 1 मिनट दिया उनको।
ऊपर वाले टेंस जहां आपकी उसकी टेल होती है, ऊपर वाले कंप्रेस, नीचे वाले टेंस, ऐसे रट लो भाई। अब क्या बोलूं, एरो का जहां मुंह होता है उस साइड वाले कंप्रेस होते हैं, टेल वाले टेंस होते हैं। अब देख लो खुद ही, न्यूट्रल एक्सिस, बीच में एक न्यूट्रल एक्सिस भी है ना, वहां जीरो होता है और उसके बाद साइन बदल जाता है। नदीम अब क्लियर हो गया होगा भाई के माउथ से लेके न्यूट्रल एक्सिस तक कंप्रेशन, और टेल से लेके आई क्रॉस सेक्शन का होता है, और आई अगर क्रॉस सेक्शन का होता है तो पूरा क्रॉस सेक्शन एक ही जैसा है। अगले क्वेश्चन में आओ तो और क्लियरिटी आएगी। नेक्स्ट वन, अंकित कुमार बन्नल, तुम्हें यार कितनी बार मैंने समझाया कि तुम बिल्कुल महामूर्ख हो। किसी भी पॉइंट का बेंडिंग मोमेंट राइट के सारे बेंडिंग मोमेंट का समेशन होता है। यहां 3m लगाया और ये m लगाया उल्टा, तो घट जाएगा ना, तभी तो मोमेंट 2m होगा। इतनी बार एक चीज बोलने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा है तो फिर मुझे गुस्सा आती। बार बार बोल रहा हूं, फिर क्यों तैयारी कर रहे हो जब नहीं सुनना है? अच्छे से सुना करो, बार बार सुना करो। मतलब मुझे जनरली गुस्सा नहीं आती, लेकिन ये गलत बात है। एक ही चीज मल्टीपल टाइम रिपीट कर रहा हूं कि सर मोमेंट तो 3m है, यहाँ 3m क्यों नहीं लिखे? अरे मूर्ख, राइट के सारे जोड़ो, ये कौन देखेगा? अब देखो यहाँ पे 2m है और इसके बाद हर पॉइंट में 2m ही होगा। तो देखो न्यूट्रल एक्सिस के उधर वाले कंप्रेस, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे वाले टेंस, मुंह उधर है ना, और ये दूरी दे रखी है क्वेश्चन में d/4। तो m अपॉन i, m है 2m, i है BD³/12 और y है c पॉइंट का y। y क्या होता है? पॉइंट की न्यूट्रल एक्सिस से दूरी। तो ये दूरी दे तो रखी है d/4। नेचर न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर वाले कंप्रेस, नीचे वाले टेंस, तो टेंस है। चलो चलो इसे करो। क्रॉस सेक्शन तो भैया ये है। टेंशन आंसर होगा 12/BD²। प्लस लगा दो या टेंशन लिख दो। बी पे आ जाओ। अब ये 2b है, 2d है, ये दूरी d होगी। पहले ही पता है b टेंशन में है, मोमेंट 2
2m, मोमेंट 2m, y d होगा, और I अब 2b लिखना, ये इसके पैरेलल है, 2b 2d क्यूब बाई 12, नेचर टेंसाइल, बी ऊपर, सी का आंसर लिख दो। सी में नीचे एरो है तो नीचे वाले कंप्रेस होंगे, और सी भी नीचे है, तो सिग्मा बेंडिंग सी होगा 2m d, क्योंकि इसकी दूरी भी d होगी, 2b 2d क्यूब बाई 12, यहाँ पे भी नेचर कंप्रेस है। देख लो भैया समझ में आया कि नहीं। बताओ अब क्लियरिटी आई कि नहीं आई। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3/2m अपॉन BD स्क्वायर हो जाएगा प्लस का। बताओ अब सीख गए कि नहीं सीख गए। बड़ा खुशी मिल रही है मुझे भाई, ज़्यादातर लोग सही आंसर कर रहे हैं तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और बिलीव मानो तुम्हें भी खुश होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आसान क्वेश्चन नहीं है, ये मेंस के क्वेश्चन है, कठिन वाले। हल्के में मत लीजिए इन क्वेश्चंस को, आप खुद ही जान रहे होंगे अगर थोड़ा बहुत पढ़ाई करते हैं तो। चलो ऑल क्लियर, तो फिर एक और क्वेश्चन कर लो फिर। फाइंड आउट स्ट्रेस एट AB। ए और बी की स्ट्रेस बतानी। ए और बी पॉइंट की स्ट्रेस बतानी है। सारे बन गए, वेरी गुड। चलो करो इस क्वेश्चन को।
क्योंकि अरशद से कल बताया था कि स्ट्रेस हमेशा बड़ी वाली बतानी है। स्ट्रेस का मतलब भाई दोनों में ले सकते थे ना आप, तो वहां लो जहां से स्ट्रेस का आंसर ज्यादा है, मैक्सिमम स्ट्रेस बताया जाता है। तुम लोग रिवाइज नहीं करते हो। कल भी मैं ये चीज बता चुका हूं, एक बार फिर बता रहा हूं, ये डबल बार बुलवाते हो, ये गलत बात है। d/2 p इंटू d/2, और हमें ए और बी की स्ट्रेस बतानी। तो अब ए और बी पे दोनों स्ट्रेसेस आएंगी, बेंडिंग से बेंडिंग स्ट्रेस भी आएगी और पी से एक्सियल स्ट्रेस भी आएगी। तो कल पढ़ा चुके हैं एक्सियल स्ट्रेस। एक्सियल स्ट्रेस तो हर जगह बराबर आती है, यूनिफॉर्मली आती है। तो अगर मैं एक्सियल स्ट्रेस एट ए बताऊं तो आंसर होगा P/BD कंप्रेसिव। एक्सियल स्ट्रेस बी की बताऊं तो भी आंसर यही होगा। बेंडिंग स्ट्रेस अगर ए की बताऊं तो देखो एरो ऊपर है तो ए वाला कंप्रेस होगा, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे वाला टेंस होगा। तो बेंडिंग मोमेंट है PD/2, m है, ये m लगा हुआ है। y न्यूट्रल एक्सिस से a की दूरी, अब ये होगी न्यूट्रल एक्सिस, इससे दूरी हो गई d/2, फिर से BD³/12। नेचर कंप्रेसिव, तो कितना बचेगा बताओ जरा। 3P/BD, कैलकुलेशन देखते रहना। और बेंडिंग स्ट्रेस अगर मैं बी की बताऊं तो वो 0 ही होगा, और वजह साफ है क्योंकि वो न्यूट्रल एक्सिस पे ही है। पर बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब अगर ए की स्ट्रेस पूछी है तो वो तो दोनों का समेशन होगी ना यार, क्योंकि दोनों नॉर्मल भाई बेंडिंग से आई है नॉर्मल, एक्सियल से भी आई है नॉर्मल, और नॉर्मल जुड़ घट सकती। तो ए की टोटल स्ट्रेस में अगर मैं ए की स्ट्रेस बताना चाहूं तो विथ साइन दोनों को जोड़ दो। ए की नॉर्मल स्ट्रेस एक्सियल वाली और ए की नॉर्मल स्ट्रेस बेंडिंग वाली। दोनों कंप्रेसिव है तो ये हो जाएगा -4P/BD। और बी की स्ट्रेस बतानी है तो बी की एक्सियल वाली और बी की बेंडिंग वाली जोड़ दो। बेंडिंग वाली 0 है, एक्सियल वाली है -P/BD। बताओ भाई समझ पाए कि नहीं समझ पाए? समझ में आया ये? जोड़ दो 4P/BD। इसमें क्या नहीं समझ में आया? 20 मार्क का क्वेश्चन है मेंस का, सिविल इंजीनियरिंग का।
ABC की स्ट्रेस निकालनी, ठीक है। और ये वही कल वाला ही क्वेश्चन है, लेकिन कल हम बहुत कुछ नहीं जानते थे इसके बारे में। BD दिया था शायद। करिए अटेम्प्ट। करना चाहेंगे भाई, करो जल्दी से, 3 मिनट दिए आपको यहाँ से। मेंबर यहाँ से हम बांट लेंगे, यहाँ से बांट लेंगे, मतलब 3 अलग अलग मेंबर हैं। तो जिस मेंबर का क्वेश्चन है उसी को सॉल्व करो। जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर B की स्ट्रेस निकालनी है तो इसे देखो ये अलग बना लो, और A की स्ट्रेस निकालनी है तो ये अलग बना लो, ठीक है। और ये लगा है P का लोड, कल कर चुके हैं हम ये क्वेश्चन। तो अगर इस मेंबर के लिए बात करें, कल करा चुका हूं, उसी का अगला पार्ट है ये। इस मेंबर की बात करें तो ये होगी इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, और इस मेंबर की बात करें तो ये होगी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो आप यहां लगा दीजिए P1 P2, ये दूरी यहां से यहां तक D/4 प्लस D/2, तो 3D/4, और इसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से लोड की लाइन की दूरी ये है D/2। यहां भी लगा दीजिए P1 P2। तो कल ये आपको मैंने सिखाया था। तो फाइनली हमें दोनों मेंबर के लिए लोड मिल जाएगा। लोड वही होता है लेकिन उसका इफेक्ट अलग अलग जगह अलग अलग होता है। देखो कल वाली चीजें कितना काम आ रही हैं, हमने एक सीक्वेंस से पढ़ा तो कितना फायदा मिल रहा है। ये सब बहुत बहुत कठिन क्वेश्चन माने जाते हैं, आप हल्के मत लीजिए। तो यहाँ बचेगा एक तो P और दूसरा कपल बनेगा, मैग्नीट्यूड होगा ये दूरी, कैसे घूमेगा ऐसे। तो यहाँ पे जो मोमेंट काम करेगा वो करेगा P × D/2। वहीं अगर इसमें बात करें तो एक लोड बचेगा P और दूसरा कपल बनेगा, लेकिन दूरी होगी 3D/4, ऐसे घूमेगा। अगर ये समझ गए तो काम हो गया। अब हमें B की स्ट्रेस निकालनी है, A की स्ट्रेस निकालनी है और C की निकालनी है। तो B की स्ट्रेस निकालनी है तो B का क्रॉस सेक्शन
बी का क्रॉस सेक्शन तो हमें पता ही है, बी वाले का क्रॉस सेक्शन ये होगा b/2 और d/2 वाला, ये है बी। तो बी पे एक्सियल स्ट्रेस आएगी और बी पे बेंडिंग स्ट्रेस आएगी। मैं दोनों के आंसर लिखता हूं। एक्सियल स्ट्रेस बी पे आएगी, टेंसाइल P/b/2 d/2 लोड बाई एरिया, तो BD/2/2 ठीक है। और बेंडिंग स्ट्रेस आएगी बी पे, M है 3D/4। देखो इसका मुंह नीचे की ओर है तो नीचे वाले कंप्रेस होंगे, ऊपर वाले टेंस होंगे, इसलिए ये प्लस ही लगा है, ठीक है। M हो गया दूरी, न्यूट्रल एक्सिस से दूरी बी की, यही होगी न्यूट्रल एक्सिस। तो न्यूट्रल एक्सिस से बी की दूरी होगी d/4, अरे d/2 है ना टोटल, और INA होगा जिसके पैरेलल है b/2 d/2 का क्यूब/12। सो फाइनली बी की स्ट्रेस का आंसर आ गया, दोनों से टेंशन आएगा। तो फाइनली ये हो जाएगा 4P/BD। कैलकुलेशन देखते रहना बस, प्लस ये कितना हुआ 12, ये हुआ 816, तो तो 16 इंटू 12 मैं यही लिख देता हूँ, 12 ऊपर पहुंचेगा, 16 ऊपर पहुंचेगा, तो 3P छूट गया था, 3P/4 नीचे एक और by4 BD, तो 16 कैंसिल हो जाएगा। तो B का आंसर आ जाएगा 4P/BD प्लस 48P/BD, मतलब फाइनल आंसर 52P/BD प्लस टेंसाइल। ये B का आंसर हो गया। बताओ भाई किसका सही है? सॉरी 36 सही है, थोड़ा गलत हो गया था, 36 4D फाइनल आंसर। नाउ ओके, तो बी की स्ट्रेस 40। सूरज बिल्कुल करेक्ट है आपका। अब आ जाते हैं ए की स्ट्रेस निकालने के लिए। तो ए की स्ट्रेस, एक्सियल स्ट्रेस एट ए और बेंडिंग स्ट्रेस एट ए। एक्सियल स्ट्रेस एट ए तो होगा P/ इसका एरिया BD है, अलग से नहीं बना रहा हूं लेकिन दिख ही रहा है BD है, टेंसाइल होगा इसलिए प्लस। यहां आ जाओ, एरो का मुंह नीचे है इसलिए ये भी प्लस। मोमेंट है PD/2 M, ये होगी इसकी न्यूट्रल एक्सिस, तो y है, ये दूरी लेना है D/2 और ये हो गया BD/12।
ये भी प्लस, तो ये हो गया P अपॉन बी डी। ये थोड़ा आसान है, ये हो जाएगा 3P, है ना। तो फाइनल आंसर प्लस के 4P अपॉन बी डी। देख लो, पूछ लो, सोच लो। अब 20 नंबर का क्वेश्चन था यार, थोड़ी तो मेहनत करवाएगा यार, 2-3 मिनट तो लेगा ही आपसे, फ्री का नंबर तो नहीं देगा। बिल्कुल सही, लगभग सारे स्टूडेंट सही आंसर कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है। फिर एक और बात करें, अगर बेंडिंग स्ट्रेस ड्यू टू TSL, ठीक है, बहुत सुन लो बस आराम से, आसान है, 1 मिनट में हो जाएगा। TSL लगाइए और बेंडिंग स्ट्रेस बताना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आप जानते हैं TSL की वजह से आता है वेरिएबल बेंडिंग मोमेंट और आता है शियर फोर्स। पर शियर स्ट्रेसेस नहीं निकाल रहे हैं, आएंगी, पर हम निकाल रहे हैं बेंडिंग स्ट्रेसेस, तो ध्यान बेंडिंग पे रखो। वेरिएबल बेंडिंग मोमेंट है, मतलब बेंडिंग मोमेंट यहां से यहां बढ़ता जाएगा, तो इधर की ओर इंक्रीजिंग बेंडिंग मोमेंट है, इंक्रीजिंग बेंडिंग मोमेंट है। जैसे मैं कहूं इस सेक्शन पे कितना बेंडिंग मोमेंट होगा, तो आप कहोगे P इंटू ये दूरी, इस सेक्शन पे कितना होगा P इंटू और बड़ी दूरी, लास्ट वाला बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। अच्छा, एरिया सेम है हर जगह का, तो I भी सेम होगा, और ध्यान सुनना। तो क्या आप एक चीज फील कर पा रहे हो, अगर मैं बेंडिंग स्ट्रेस कहूं तो यहां पे बेंडिंग मोमेंट 0 है, तो यहां पे बेंडिंग स्ट्रेसेस 0 होंगी इस येलो पे। सुनते हैं ना। जैसे मैं यहां कहूं बेंडिंग स्ट्रेस क्या है, तो आपको कोई मोमेंट आएगा P इंटू ये दूरी कुछ होगी, हमें मतलब नहीं है उससे, जो भी हो, M अपॉन I इंटू वाई कर देंगे। ऊपर मैक्सिमम होगा, नीचे ही मैक्सिमम होगा, ऊपर टेंस होगा, इस तरह से बेंड होगा ना, नीचे कंप्रेस होगा, और वही डिस्ट्रीब्यूशन जो भी पढ़ के आए। लेकिन मैं कहूं सर इस पॉइंट पे इधर बताओ, इधर तो देखो I सेम होगा, Y भी सेम होगा, पर यहां का मूवमेंट इस मूवमेंट से ज्यादा होगा, यहां मूवमेंट इस मूवमेंट से ज्यादा होगा, यहां मूवमेंट इस मूवमेंट से ज्यादा होगा। अब मूवमेंट ज्यादा होगा तो ऊपर M बड़ा होगा, तो स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड भी बड़ा होगा।
डिस्ट्रीब्यूशन वैसा ही होगा। लेकिन सोचो क्या सबसे बड़ा एरो यहां आखिरी में आएगा, क्योंकि सबसे बड़ा मैग्नीट्यूड यही होगा मूवमेंट का। तो यहां का डिस्ट्रीब्यूशन बनाऊं तो यहां का एरो और भी बड़ा होगा, इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन आता है। मैं निकाल भी देता हूं, अगर ये लेंथ L है, ये BD है, तो अगर मैं A पॉइंट की बेंडिंग स्ट्रेस बताऊं, देखो A का बेंडिंग मोमेंट होगा P इंटू L, A का Y होगा D/2, A की दूरी होगी D/2 और होगा BD³/12, BD³/12। ऐसे बेंड हो रहा है तो नेचर होगा क्या, टेंसाइल। ऐसे आप किसी भी जगह की निकाल सकते हो। जैसे जैसे ये दूरी बढ़ती जाएगी, मान लो x है तो x बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, स्ट्रेसेस बढ़ती जाएंगी, आखिरी वाली मैक्सिमम होगी। आया समझ में? ऑब्जेक्टिव आता है कि कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। देख लो, बना भी दिया है, सीख भी गए। अगर यहाँ की बेंडिंग स्ट्रेस निकालता तो क्या होता मूवमेंट, P इंटू एक्स का मूवमेंट होता। अरे वही P1 P2 लगाओगे, मूवमेंट x का होता और शियर फोर्स आता। शियर फोर्स से मतलब नहीं, लेकिन मूवमेंट P इंटू एक्स होता, दूरी D/2 होती और I तो सेम ही होता, BD³/12। तो देखो ऐसे ऐसे x बढ़ता जाएगा ना, तो ये मैग्नीट्यूड भी बढ़ता जाएगा। देखो ये फॉर्मूले से अंत में जाके सबसे बड़ा हो जाएगा, क्योंकि x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, L।
ये बेंडिंग स्ट्रेस वर्ड हटा दो, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। अंडर इसेंट्रिक एक्सियल लोड। जैसे अभी भी हमने सीखा इस क्वेश्चन में, ठीक है, इसको हम लोग कर चुके हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, बस मुझे डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। तो देखो इसका असली मतलब क्या होता है, इसका असली मतलब होता है कि इसमें लगेगा एक एक्सियल लोड और लगेगा एक बेंडिंग मोमेंट, एक बेंडिंग मोमेंट, यही तो होता है। अरे बताओ भाई, अभी किया था ना, P1 P2 लगा दो, बार बार मन में कर लिया करो तो इसे सॉल्व हम ऐसे करते हैं। अब बताओ एक्सियल लोड से जो डिस्ट्रीब्यूशन आता है, एक्सियल लोड से जो स्ट्रेसेस आएंगी वो हर जगह बराबर आती हैं। तो एक्सियल लोड से जो स्ट्रेसेस आएंगी मैं कहूंगा वो हर जगह सेम आएंगी। तो एक्सियल लोड का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो ये इसमें एक्सियल लोड का, ये एक्सियल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और इस तरह से अगर बेंड हो रहा है तो ऊपर टेंस होगा, नीचे कंप्रेस होगा। तो देखो इस तरह से बेंडिंग स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ऊपर टेंसाइल, नीचे कंप्रेसिव, ये पूरा ही टेंसाइल, ये बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है। ये बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सब पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन भी लगा चुके हैं यार। अब रियल में तो दोनों ही इकट्ठे लगे, तो सोचो ये दोनों जुड़ जाते हैं। अब जुड़ने का मतलब समझो कि सेंटर के ऊपर दोनों टेंशन है, तो सेंटर के ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे और सेंटर के नीचे वाले सबट्रैक्ट हो जाएंगे। सोचो असली डिस्ट्रीब्यूशन कैसा दिखेगा, ऊपर वाले एरो जुड़ जुड़ के ज्यादा लंबे हो जाएंगे और नीचे वाले एरो, जो बड़ा एरो था, मान बेंडिंग वाला बड़ा होता है, बेंडिंग स्ट्रेस ज्यादा होती है, एक फीलिंग रखा करो हमेशा, ये घट जाएगा, यहाँ छोटा सा एरो बचेगा, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। तो सेंटर की स्ट्रेस जीरो नहीं होगी। तो ये रियल या एक्चुअल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है। ये सब ऑब्जेक्टिव में आता है, न्यूमेरिकल्स मेंस में आते हैं। अब देने तो दोनों ही है ना, मेंस से तो अब दोगे जब पहले प्री निकलेगा, तो थ्योरी भी तो पढ़नी पड़ेगी। नोट करो, कोई डाउट हो तो पूछो। बेंडिंग स्ट्रेस न्यूट्रल एक्सिस पे जीरो होगा, लेकिन नेट स्ट्रेस या टोटल स्ट्रेस होगी।
क्योंकि नेट स्ट्रेस दोनों का समेशन होगी ना। जैसे यहाँ पे नेट स्ट्रेस तो होगी, एक्सियल वाली तो होगी। अगर इस जगह की बात करें तो इस जगह बेंडिंग वाली 0 होगी, लेकिन एक्सियल होगी, मतलब टोटल तो होगी ही। करें तो हो अभी एक क्वेश्चन यार। अब जैसे बेंडिंग सीख लिया, वैसे ट्विस्टिंग सीख लेते हैं। तब माय डियर हमारा पहला चैप्टर शुरू होगा, जब हम स्ट्रेसेस, स्ट्रेन ये सब पढ़ेंगे। मतलब अभी तक बेसिक चल रहा था, मतलब आधा सोम तो हमने बेसिक में निपटा दिया। अब देखना पहले चैप्टर से कितना मजा आएगा और कितने जल्दी जल्दी क्वेश्चंस होने लगेंगे। एक और छोटा सा पार्ट रह गया, ट्विस्टिंग। ठीक है, ये स्ट्रेसेस ड्यू टू टॉर्सनल कपल या ट्विस्टिंग कपल या स्ट्रेस इज ड्यू टू टॉर्क। नोट कर लो पहले जल्दी से, नोटेड। ठीक है, चलो। सो टॉर्सनल स्ट्रेस, पता है हमें शियर स्ट्रेस होती है, कल बताया था। या स्ट्रेस ड्यू टू ट्विस्टिंग मूवमेंट, या टॉर्क भी बोल सकते हैं। स्ट्रेस ड्यू टू टॉर्क। स्ट्रेस ड्यू टू टॉर्क। ठीक है, टॉर्क लगाएंगे, ट्विस्टिंग लगाएंगे, लेकिन फिर वही स्टेटमेंट नोट करके, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, स्टार भी लगा देता हूं कि ट्विस्टिंग कपल एट एनी पॉइंट इज द algebraic summation of all twisting couple either right side of point or left साइड ऑफ पॉइंट। जैसे यहाँ 2T लगा है, टी लगा है, टी लगा है, और ए बी सी की बात करते हैं तो कहता है कि कोई टॉर्क बताओ सी का तो ये 2T होगा। टॉर्क बताओ बी का, तो दोनों को जोड़ दो। अब दोनों अपोजिट हैं, दोनों अपोजिट हैं, तो यहाँ टी ही बचेगा। और
टॉर्क बताओ ए का, तीनों जोड़ दो तो ये दोनों एक ही जैसे हैं, ये उल्टा है, घट जाएगा, 0 आंसर होगा। एक एक चीज को बेसिक से लेके आए भाई, इतना पढ़ ले गए, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन कर लोगे जाके, बस मेहनत से थोड़ा पढ़ाई करो। प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, और अगर आप लिखना भी चाहते हैं तो किसी एक को प्लस लिख दो, किसी एक को माइनस। कल भी बताया था, आज फिर सीयर में टेंशन कंप्रेशन नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। जैसे एक कंपोनेंट में हमने ट्विस्टिंग कपल लगाया, ठीक है, अब इसका रियल मतलब है इस कंपोनेंट में हमने ट्विस्टिंग कपल लगाया, थोड़ा बड़ा करके बनाते हैं। इसमें ट्विस्ट किया, धनुष नहीं बनेगा इस बार, ट्विस्टिंग किया, कुछ चीजों को मान लेते हैं कि इसकी टोटल लेंथ L है, और L इधर से शुरू होके बढ़ता जाएगा, मतलब L 0 से L तक जाएगा, ठीक है। और दूसरा हम यहां से ले लेते हैं एक दूरी R, या यहीं दिखा दो स्मॉल r, और टोटल रेडियस को मान लेते हैं कैपिटल R। तो R जो है 0 से जा सकता है कैपिटल R तक, ठीक है। मैंने कुछ चीजें मानी कि कंपोनेंट की लेंथ L है और 0 से स्मॉल l बढ़ता हुआ कैपिटल L तक जाता है, और इसी कंपोनेंट की रेडियस R है कैपिटल R, और सेंटर से स्मॉल r बढ़ता हुआ कैपिटल R तक जा सकता है, ठीक है। और अब हमने इसको किया ट्विस्ट, ऐसे घुमाया। जैसे मैं एक ऑब्जर्वेशन आपको दिखाता हूं, अगर हमने इसको ट्विस्ट किया तो मान लेते हैं एक लाइन को देखते हैं, ये इसको अगर हमने ट्विस्ट किया तो ये A पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा कोई नए A डैश पे, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको ट्विस्ट किया। थोड़ा यहां साइड से देखते हैं कि अगर हम इसको ट्विस्ट करेंगे तो ये A वाला पॉइंट एक नए A डैश पे शिफ्ट होगा, B वाला पॉइंट एक नए B डैश पे शिफ्ट होगा, C वाला पॉइंट एक नए C डैश पे शिफ्ट होगा, और ये O वाला पॉइंट कहीं भी शिफ्ट नहीं होगा। अच्छा एक बताओ, अगर हम इस तरह से घुमाएंगे, इस तरह से घुमाएंगे तो A पॉइंट A पे नए A पे जाएगा, तो रजिस्ट इस तरह से ही तो करेगा। B पॉइंट B डैश पे जाना चाहेगा तो रजिस्ट इस तरह से ही तो करेगा। इस तरह से करेगा का मतलब है कि जब हम
कोई भी पॉइंट को गौर से देखें और इसमें हमने ट्विस्टिंग कपल लगाया, तो इसका कोई भी छोटा सा एरिया जब हम इसको घुमाएंगे तो एक छोटा सा डीएफ का फोर्स लगाएगा। और यही छोटे छोटे फोर्सेस को ही तो स्ट्रेस कहते हैं, कल बताया था। मुझे बस एक बार बताओ, क्या ये स्ट्रेस एरिया के पैरेलल है? क्या ये स्ट्रेस एरिया के पैरेलल है? ये जो भी रेजिस्टेंस आएगा ये एरिया के पैरेलल आएगा किसी भी पॉइंट में। तो हम तुरंत समझ गए कि ये डीएफ रिस्पॉन्सिबल फॉर शियर स्ट्रेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, ये स्ट्रेसेस एरिया के पैरेलल है। और आपको कल मैंने बताया था जो एरिया के पैरेलल हो वो शियर है। अच्छा, स्ट्रेसेस आएंगी, ठीक है। फिर कितनी स्ट्रेसेस आएंगी, बहुत ध्यान सुनना, कितनी स्ट्रेसेस आएंगी। अब देखो, सी डैश पे जाना चाहेगा, बी डैश पे जाना चाहेगा, ए डैश पे जाना चाहेगा, लेकिन ये थीटा सेम होगा, सभी पॉइंटों का थीटा सेम होगा। मतलब आप किसी भी रेडियस पे चले जाओ, स्मॉल आर बढ़ाते जाओ, थीटा को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अरे देख लो ना यार, स्मॉल आर अगर आर सी होता, सी की रेडियस,